मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है। अब जल्द ही जिला योजना की बैठक भी होगी और जिला योजना के तहत काम शुरू होंगे। आपको बता दें कि अब नई जिम्मेदारी ये सौंपी गई है। बिल्कुल। और जया, यहाँ नई सरकार के गठन के बाद से ही जिला योजना की बैठकें नहीं हो पा रही थी और ना ही जिला योजना का बजट खर्च हो पा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जिलों के प्रभारी मंत्रियों का नियुक्ति उनकी नहीं हो पाई थी। और इसी को देखते हुए सीएम धामी ने जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनमें सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी मिली है। प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गणेश जोशी को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई है तो धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी मिली है। सुबोध उनियाल को देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। चंदन राम दास को पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी मिली है। सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। रेखा आर्य को नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जिलों के प्रभारी मंत्री अब नियुक्त हो चुके हैं। ये नाम और किस जिले के प्रभारी इन्हें बनाया गया है ये आप देख सकते हैं। सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, जहां सीएम ने अब प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है और अब ये अपनी जिम्मेदारियों का आगे निर्वहन करेंगे। उधर उत्तराखंड से कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है, जिसके चलते सभी विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी की जो ईडी में पेशी हो रही है, अग्निपथ योजना और संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करने के लिए इन्हें दिल्ली तलब किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कई मुद्दों पर दिल्ली में मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड के सभी कांग्रेस विधायकों को अब दिल्ली तलब किया गया है और सभी विधायक अब दिल्ली पहुंचेंगे और यहां पर आलाकमान के साथ उनकी मुलाकात होगी। और वहीं अग्निपथ योजना को लेकर सियासत खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य ने इस योजना को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल यशपाल आर्य ने कहा है कि इस योजना के तहत सरकार सेना में यहां संघियों को भर्ती करना चाह रही है। अग्निपथ योजना को लेकर के सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, अगर देखें तो उत्तराखंड से भी कई सारी तस्वीर आई है भारत बंद की हो, चाहे अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर के हो। आप लोग उत्तराखंड में क्या स्टैंड ले रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे बातें पहुँचा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश है। हर परिवार का एक युवा देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है, बलिदान दिया है, त्याग किया है। और ये कहानी आज की नहीं है। हमेशा हमारे उत्तराखंड के महान सपूतों ने अपने को सेना के लिए तैयार किया है और आज भी पूरी तैयारी के साथ नौजवान लगातार परीक्षाएं दे रहा है। शारीरिक परीक्षाएं दी हैं उन्होंने, फिजिकल टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आगे की परीक्षाएं रोक दी गई हैं। और 4 वर्ष का जो अग्निपथ के जरिए 4 साल की जो सेवाएं देने का केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव है, जिस पर काम कर रहे हैं, एक भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? 3.5 साल की सेवा और 6 महीने का प्रशिक्षण, उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा? ये चिंता नौजवानों की है, पूरे देश की चिंता है। और जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, देश के प्रमुख सलाहकार हैं, उन्होंने भी इसमें चिंता जाहिर की है। आखिरकार सेना को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये भटकाव का समय दिख रहा है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार कटिबद्ध है एक सुनियोजित तरीके से इस सेना में जो भर्तियां होने जा रही हैं, संभवतः उनकी मंशा इसके पीछे कुछ और हो सकती है। किन लोगों को भर्ती करना चाहते हैं? तो एक शंका और आशंकाओं के बीच एक नौजवान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रशासनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और चलिए अब एक और बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें। इस बार चारधाम यात्रा में बनेगा नया रिकॉर्ड। चारधाम यात्रा में करीब 24 लाख श्रद्धालु पहुंचे। ये बड़ा रिकॉर्ड है। करीब 34 लाख यात्री करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। 30 जून तक बढ़ सकता है यात्रियों का आंकड़ा। वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए, मृतकों की संख्या अब 225 के करीब पहुंची।
और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता पंकज राणा से ले लेते हैं। देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, बताएं कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या है रजिस्ट्रेशन की पहुंचने वाले लोगों की, क्या ये बतलाती है? क्योंकि तैयारियों को लेकर शुरुआत में सवाल काफी उठे, लेकिन लोगों की पसंद अभी भी चारधाम यात्रा बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चारधाम यात्रा पे यात्री आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि जो यात्री हैं उनकी पसंद उत्तराखंड बना हुआ है, चाहे वो पर्यटक के हिसाब से हो या फिर तीर्थ यात्रा के हिसाब से हो, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कल तक का जो शाम तक का डेटा था वो 23.5 लाख के करीब था यात्रियों का, और ये माना जा रहा है कि ये आज लगभग 24 लाख तक पहुंच जाएगा, यानी कि 24 लाख यात्री उत्तराखंड में यात्रा कर चुके हैं। और यही जो पंजीकरण की संख्या की बात की जाए तो लगभग 34 लाख के करीब जो संख्या है पंजीकरण की वो हो चुकी है। तो इन तमाम चीजों को देखकर कहा जा सकता है कि यात्रियों का जो रुझान है वो लगातार चारधाम यात्रा की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से यात्रा नहीं हुई थी, और 2019 में जो यात्रा हुई थी उसमें टोटल जो यात्री थे वो 34 लाख के करीब ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आए थे। लेकिन इसमें शुरुआती 1.5 महीने में ही जो संख्या है वो 24 लाख से ऊपर पहुंच गई है, और ये माना जा रहा है कि इस बार जो संख्या है ये 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि बरसात का सीजन शुरू होने जा रहा है और अधिकतर यात्री जो है वो ये चाह रहे हैं कि बरसात का सीजन शुरू होने से पहले ही यात्रा कर ली जाए। इसलिए जून का जो ये वाला सप्ताह चल रहा है, यानी कि 30 जून तक यात्रियों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की संख्या लगातार बढ़ रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि 30 जून तक जो रजिस्ट्रेशन के स्लॉट है वो बुक हो चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री चारों धामों में यात्रियों की संख्या के स्लॉट है वो फुल हैं। तो ऐसे में अब पर्यटन विभाग भी तमाम एडवाइजरी जारी कर रहा है, क्योंकि बरसात का पिछले 3 दिनों से लगातार जो बरसात हुई थी उसकी वजह से यात्रियों की संख्या थोड़ी कम हुई थी। लेकिन आज से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 26 तारीख तक मौसम का मिजाज बिल्कुल शुष्क रहने वाला है, ठीक रहेगा। तो यात्रियों की संख्या इन 4 दिनों में अब ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जून का जो महीना है इसमें बच्चों की छुट्टी की वजह से भी संख्या ज्यादा होती है। उसके साथ साथ बरसात का सीजन ना होने की वजह से यात्री चाहते हैं कि बरसात से पहले पहले यात्रा कर ली जाए और चारों धामों में वो अपने श्रद्धालु के तौर पर मत्था टेक लें। तो ये सभी चीजें होने वाली हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो यात्रा है वो बहुत बड़े स्तर पर होगी। इससे एक तो 2-3 चीजें बड़े महत्वपूर्ण रही हैं। पिछले 2 साल से जो यात्री थे और जो तमाम यहाँ के लोग थे जो व्यवसाय से जुड़े हुए थे उनको भी दिक्कतें होती, लेकिन इस 1.5 महीने के अंदर अंदर ही तमाम जो व्यवसायी हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। उनके चाहे होटल व्यवसायी हो या फिर दूसरे तमाम अलग अलग तरह से व्यापार वहां कर रहे हों वो लोग हों, वो लगातार खुश हैं, क्योंकि यात्रा लगातार बढ़ रही है। और ये माना जा रहा है कि पर्यटन विभाग के ये आंकड़े हैं कि जून के 30 जून तक जो संख्या है ये लगभग इसी महीने 30 लाख तक यात्रियों की पहुंच जाएगी। और इसमें यात्रियों को सुविधा देने के लिए और भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि पर्यटन विभाग ने एक एडवाइजरी ये भी जारी की है कि आपदा प्रबंधन विभाग और पीडब्ल्यूडी ऐसे अति संवेदनशील पॉइंट चिन्हित कर ले जहां पर लैंडस्लाइड की बरसात में दिक्कत होती है, ताकि यात्रियों को बता दिया जाए कि इन स्थानों पर इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो यात्रा उसी हिसाब से यात्री करे। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं और यात्रा बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका। और 27 जून को मथुरा आ सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति भवन ने प्रशासन से तैयारियों पर मांगी है रिपोर्ट, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति के वृंदावन दौरे को लेकर मथुरा में हो रही है तैयारी। कृष्ण कुटीर महिला आश्रय सदन जा सकते हैं राष्ट्रपति, इस बात की जानकारी है। 27 तारीख को उनका दौरा हो सकता है वृंदावन का। तो राष्ट्रपति भवन से प्रशासन ने तैयारियों की रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रपति के वृंदावन दौरे को लेकर मथुरा में तैयारी जोरों पर दिखाई दे रही है। और चलिए उधर लखनऊ में दबंगों की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तकरीबन 24 लोगों ने एक परिवार को जमकर पीटा, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। और इस दौरान सड़क पर लोग मूक दर्शक बने रहे, जबकि चंद कदमों पर ही पुलिस की चौकी थी, लेकिन वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक परिवार के लोगों को किस तरीके से परेशान किया गया। 2 दर्जन दबंगों ने तोड़फोड़ की। लखनऊ में दबंगों की सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। उधर इटावा में यूपी एमपी बॉर्डर से अवैध खनन परिवहन पर शिकंजा कसने वाले यहां अब उन पर कार्रवाई की गई है, और इस कार्रवाई से भी कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। और अब खबर बस्ती से है, जहां पौराणिक नदी राम रेखा का अस्तित्व खतरे में है। राम रेखा को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भागीरथ का इंतजार है। ये रिपोर्ट देखिए। कभी माता सीता की प्यास बुझाने वाली नदी का अस्तित्व आज खतरे में है। बस्ती की राम रेखा नदी आज वीरान पड़ी हुई है। साफ सफाई के अभाव में नदी नाले में तब्दील हो गई है।
हालात ये हो गए हैं कि इस नदी में पानी की जगह कीचड़ नजर आती है। अब साधु संत खुद ही इस नदी की सफाई में जुटे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को साफ पानी मिल सके। मान्यता है जिसमें भगवान अपने बाणों से इसको बहवाए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं थी तो राम अपने बाणों से रेखा खींचा, तब इसका नाम पड़ा है राम रेखा नदी। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान राम सीता जी से विवाह कर जनकपुर से अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में माता सीता को जोरों की प्यास लगी। आसपास जल का कोई इंतजाम न देख भगवान राम ने अपने बाण से एक रेखा खींच दी, जिससे जल धारा प्रवाहित होने लगी, जिसके बाद सभी ने अपनी प्यास बुझाई थी। लेकिन अब इस नदी को तारणहार की जरूरत है। तो हमने उसी दिन संकल्प किया कि पहले स्वयं आगे आकर के उसके बाद जो है इसको हम सफाई अभियान इसका शुरू करेंगे। जलकुंभियों जो भी खरपतवार इसमें जमा हुआ है, उसके बाद और लोग इसमें आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और इसकी सफाई होगी। आज 20-22 दिन हो गया है इसका सफाई कराते हैं और करते हैं हम लोगों का। यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं कितनी आप 150 मीटर करीब जो है ये साफ हो चुका है। वैसे तो बस्ती जिले में 7 नदियां हैं जिनकी अपनी मान्यता है, लेकिन राम रेखा नदी का अपना महत्व है, जिसके लिए ये योजना बनी थी। राम रेखा नदी को घाघरा से जोड़ने की तैयारी भी की गई, लेकिन इस योजना पर काम नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या से खबर है, जहां श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और मंदिर के फर्स्ट फ्लोर में 13 दरवाजे लगेंगे और रामलला के गर्भगृह में एक बड़ा दरवाजा लगेगा, यानी कि कुल 14 दरवाजे लगाए जाएंगे। और साथ ही मंदिर का जो प्रथम तल है, जनवरी 2024 को दर्शन के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में दी गई। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या का श्री राम मंदिर, भव्य मंदिर, वो मंदिर जिसका सभी को इंतजार है। श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। प्लिंथ का काम करीब करीब पूरा होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर के लिए तराशी गई शिलाओं को तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर की 3 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर 14 दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह के दरवाजों के अलावा 13 और दरवाजों पर किस तरह की डिजाइनिंग होगी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में चर्चा हुई। मंदिर बन रहा है तो उसमें दरवाजे भी लगेंगे, तो दरवाजों में ऐसे 14 दरवाजे हमारे ग्राउंड फ्लोर पर लग रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे के साथ साथ 13 दरवाजे और लगेंगे। उन दरवाज़ों पर भी कैसे दरवाजे हों, उसकी डिजाइनिंग कैसी हो, इस पर भी चर्चा हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की बैठक में चेक बाउंस का भी मुद्दा उठा, जिस पर ट्रस्ट ने साफ किया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं। हमने पहली बार ही कहा था कि 3200 करोड़ की धनराशि देश के राम भक्तों ने सभी ने समर्पित किया है और वो हमारे बैंक खाते में आ चुकी है, इसकी घोषणा की गई थी। बैंक बाउंस चेक का विवरण कहाँ से आपको मिला, ये अभी मेरे पास हम नहीं आया है, क्योंकि ये एक बैंक नहीं, पूरे देश भर के बैंकों में गया था। इसका डाटा इतने आसानी से सुलभ हो जाना आपको कहाँ से मिलता है मैं नहीं बता सकता। हमारे देश के बड़े श्रद्धालु, अच्छे दानदाता कभी कभी चेक तो भेज देते हैं, हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, कभी कभी उसका डेट गलत लिख देते हैं, कभी कभी उसको लिखने में उसको रिपीट कर देते हैं। इन सब बातों से चेक्स बाउंस हुआ करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राम मंदिर की प्लिंथ के निर्माण का 40% का काम पूरा हो गया है और गर्भगृह और रिटेनिंग वॉल का काम एक साथ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बढ़ेंगे अब खबरों में आगे। इटावा में यूपी-एमपी बॉर्डर से अवैध खनन परिवहन पर शिकंजा कसने वाले खनन अधिकारी को जान से मारने की धमकी मिली है और मध्य प्रदेश के फोन नंबर से खनन अधिकारी सुभाष सिंह को धमकी भरी कॉल आ गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीमें गठित कर दी गई है और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इटावा के जिला खनन अधिकारी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया।
खनन अधिकारी सुभाष सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान छेड़े रखा है, जिसके बाद से उन्हें धमकी मिल रही है। धमकी देने वालों ने अधिकारी से क्या कहा, आप खुद खनन अधिकारी सुभाष सिंह से सुनिए। आप बोल रहा हूँ, बहुत बड़े गुंडे बन रहे हो, गाड़ी किसी की भी रोक रहे हो, जिसकी मन कर रहा है रोक रहे हो, बहुत चेकिंग कर रहे हो, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। आप फांसी लगाएंगे तो पहले आपको फांसी लगा देंगे, जेल काट देंगे। उसने कहा कि बहुत बड़े गुंडे बन रहे हो, गाड़ी किसी की भी रोक ले रहे हो। अज्ञात फोन से धमकी मिलने के बाद खनन अधिकारी ने पुलिस को अपनी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी। इस प्रकरण में उन्होंने शिकायत पत्र दिया था। उनकी शिकायत पत्र के आधार पर अविलंब अभियोग सिविल लाइंस थाना में पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में टीमें लगाई गई हैं। सर्विलांस टीम भी इसमें मदद कर रही है और हम लोगों द्वारा ये देखा जा रहा है कि कौन से व्यक्ति ने किस मोबाइल नंबर से, कहां से और किन परिस्थितियों में खनन अधिकारी को धमकी दिया है। इस प्रकरण में बहुत जल्दी ही हम तह तक पहुंचेंगे। दरअसल अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करके खनन अधिकारी सुभाष सिंह अब तक करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली कर चुके हैं। साथ ही 18 घंटे तक लगातार पिकेट पर ड्यूटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से खनन माफियाओं के होश उड़े हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।